Hello everyone and welcome to the channel of KB Teachers Guild. So students, in this video we are going to revise the remaining chapter of class 5th maths. इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ आपकी रिवीजन की, जिसमें हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स कवर किए थे. 3 चैप्टर्स वर रिमेनिंग: मैपिंग योर वे, बी माई मल्टीपल, आई बी योर फैक्टर एंड कैन यू सी द पैटर्न. तो ये तीनों चैप्टर्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. उल्टा स्टार्ट करते हैं, मैपिंग योर वे पहले कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है चीज़ों को. ओके और ये मैं क्विज फॉर्म में नहीं करा रही हूँ. क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगी जितने भी टाइप के आएंगे, बिकॉज ये थोड़े से लेंदी चैप्टर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी, जैसे आपको कोई पिक्चर दी जाएगी, अब मैं अगर क्विज कराऊंगी तो पिक्चर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विज में, लेकिन एक पिक्चर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. और इस बार हाफ ईयरली में क्योंकि रिटन एग्जाम भी है आपका, आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है. तो हो सकता है, चांसेस ये है कि मैपिंग योर वे से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वेश्चन वो होगा जिसमें कि आपको कुछ लिखना है या फिर ड्रॉ करना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं क्योंकि ये अकेला ही चैप्टर, आपको किसी का मैप बनाने के लिए आ सकता है, आपके स्कूल का मैप बनाइए एंड ऑल दीज थिंग्स. खैर, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपका, स्टडी द मैप. ये आपको मैप दिया हुआ है, इसको देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. और जो क्वेश्चंस आपको बाद में दिए हैं उनके आंसर करिए. तो ये आपका इंडिया गेट का मैप है एंड आसपास जो रोड्स हैं उन सभी का. ओके, दिस इज इंडिया गेट. नेशनल स्टेडियम से कैसे जाना है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रोड राजपथ एंड जनपथ. राजपथ और जनपथ के बीच में कैसा एंगल बन रहा है. वेयर इज़ राजपथ, ये राजपथ है और ये जनपथ है, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन नहीं है. जैसे अगर यहाँ पे देखें, ये इंक्लिनेशन है, झुकी हुई लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर. जब लाइन के बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, ये ऐसे सीधी है, एक ऐसे सीधी है, तो वहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का. ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल फॉर्म बिटवीन मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड. मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड के बीच में कैसा एंगल है. सो हेयर इज मानसिंह रोड और यहाँ पर ये मानसिंह रोड है और ये शाहजहाँ रोड है इधर. तो इनके बीच में ये एंगल कौन सा है. दिस इज एन एक्यूट एंगल. तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ज्योमेट्रिकल शेप इज फॉर्म्ड बाय रोड्स राजपथ, जनपथ, अकबर, मानसिंह एंड अशोका. इन ये सभी रोड जहाँ पर मिल रही है यहाँ पे आके, तो ये जो एक आपकी शेप बन रही है, कौन सी शेप है, ये है आपका हेक्सागन, क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं. ओके, मैं बता देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो ये 6 साइड से मिलकर ये एक हेक्सागनल शेप बन रही है. ओके, नेक्स्ट इज अगेन स्टडी द मैप. ये आपको एक राष्ट्रपति भवन का मैप दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चन. राष्ट्रपति भवन, कृषि भवन, आसपास जो भी चीज़ें, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड ऑल. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड रफ़ी मार्ग. राष्ट्रपति भवन और रफ़ी मार्ग के बीच में डिस्टेंस आपको निकालनी है. तो देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है एंड हेयर इज़ रफ़ी मार्ग, ये रफ़ी मार्ग है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर्स. अब आप स्केल देखिए ज़रा क्या है इसका. जब भी आपको कोई मैप दिया होता है स्केल ज़रूर दिया होता है. थोड़ा कट गई है पिक्चर, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. आपके मैप का 1 सेंटीमीटर आपके ओरिजिनल डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि जो ये आपका 4 सेंटीमीटर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स. तो यानी कि कितनी डिस्टेंस है राष्ट्रपति भवन और रफ़ी मार्ग के बीच में, दैट इज़ 4 किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज, इफ़ यू गो फ्रॉम CS टू कृषि भवन इन विच डायरेक्शन यू विल मूव. डायरेक्शन मैप की आप ज़रूर इसको लर्न कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी आगे भी SST में, क्लास 6 ऑनवर्ड्स. ये मैप है, अगर आपका बीच में देख लीजिए इसको, इस तरफ ईस्ट होता है, राइट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे साउथ. ओके, ये कह रहा है कि आप CS पर है, फ्रॉम CS और आपको कृषि भवन जाना है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर है, कृषि भवन जाना है. तो आप किस तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ, और ऊपर हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ. तो यानी कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, यू विल मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजय चौक इज इन विच डायरेक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन से विजय चौक किस डायरेक्शन में. राष्ट्रपति भवन ये है, विजय चौक नीचे की तरफ है और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, नीचे होती है हमारी साउथ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में है. आंसर विल बी साउथ. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. इंडिया का मैप देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन. जो NCERT में जैसे क्वेश्चंस दिए हैं वैसे ही मैं आपको करा रही हूँ. ये मैप आपको पता होगा, ये अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, पुराना मैप लिया हुआ इन्होंने, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया, ये आपको पता होगा, JNK. ओके, सो द क्वेश्चन इज, राम रेमा स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर इन राजस्थान. रेमा ने जयपुर राजस्थान से शुरू किया एंड शी मूव स्ट्रेट इन साउथ डायरेक्शन. वो स्ट्रेट साउथ डायरेक्शन में पहुंच गई. विच स्टेट विल शी क्रॉस टू रीच केरला.
उसको केरला जाने के लिए किन किन स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए जयपुर से उसने शुरू किया, आप ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से वो नीचे आती गई। अब मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, केरला जाने के लिए यहाँ तक ये केरला पहुँचेगी, ठीक, साउथ डायरेक्शन में। तो किस किस स्टेट को वो कवर करेगी अगर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है? सबसे पहले तो MP से जाएगी, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, एंड फाइनली एंटर कर जाएगी वो केरला में। ओके, तो ये 3 स्टेट्स वो कवर करेगी, क्रॉस करेगी इन बिटवीन हर जर्नी। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश इज इन साउथ ऑफ उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के साउथ में। विच स्टेट यू नीड टू क्रॉस टू रीच हैदराबाद फ्रॉम देहरादून। आपको अगर देहरादून से हैदराबाद जाना है तो आप किस किस स्टेट को क्रॉस करेंगे? तो ये देहरादून है, और ये कहाँ जाना था आपको, सॉरी आई फॉरगॉट, हैदराबाद। और हैदराबाद ये रहा आपका कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किन किन स्टेट्स को क्रॉस करेंगे अगर आप देहरादून से हैदराबाद जा रहे हैं। मैंने लाइन बना दिया, बीच में स्टेट्स आप डेफिनेटली रीड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज देयर एनी स्टेट टू ईस्ट ऑफ मणिपुर। क्या मणिपुर के ईस्ट में कोई और स्टेट है? ये देखिए, ये आपका मणिपुर है, इसके ईस्ट यानी कि इस तरफ कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पे म्यांमार आपकी दूसरी कंट्री आ जाती है। तो देयर इज़ नो स्टेट ईस्ट टू मणिपुर। इज़ देयर एनी स्टेट नॉट टू अरुणाचल प्रदेश? नो, अरुणाचल प्रदेश ये रहा आपका यहाँ पर सबसे ईस्टर्न स्टेट है हमारा, और इसके ऊपर नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है, ऊपर चाइना है। नेक्स्ट इज नेम एनी 2 स्टेट सराउंडेड बाय 5 अदर स्टेट। कौन कौन से ऐसे 2 स्टेट है जिनके चारों तरफ 5 और स्टेट्स है? देखिए, एक तो मध्य प्रदेश है आपका, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेट से घिरा हुआ है। एंड दी अदर इज झारखंड, आई थिंक 1 2 3 4 एंड 5, ये भी आपका 5 से 6 स्टेट से किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये नहीं है, मध्य प्रदेश से नहीं लगती, इसके उड़ीसा से लगती है। तो आंसर विल बी मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ये 2 स्टेट्स हैं जिनके चारों तरफ 5 अदर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट इज द मैप ऑफ 8 टाउन्स इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे बिहार के 5 टाउन्स दिए हुए हैं, मैप को ऑब्जर्व करिए और आंसर करिए। सॉरी, वहाँ के नहीं, अलग अलग स्टेट्स हैं। ये है रांची, ये है हावड़ा, ये है पटना, दिस इज़ बेगूसराय, बोधगया, एंड मुरगन एंड दानापुर। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्टेट बिटवीन रांची एंड कोलकाता ऑन मैप। मैप के बीच में व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है रांची और कोलकाता के बीच में? डिस्टेंस देख लीजिए, पहले स्केल देख लीजिए मैप का क्या है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर्स के इक्वल है। आपको जाना है रांची से कोलकाता, आप 4 जाएंगे और फिर 2 चलेंगे, यानी कि आप 6 सेंटीमीटर चल रहे हैं। अगर 1 सेंटीमीटर 20 के इक्वल है तो 6 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? 20 × 6 यानी कि 120 किलोमीटर्स। तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे? द डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज विच 2 टाउन्स हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। किनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम, सबसे पास में जो स्टेट है? तो 2 स्टेट्स हैं, हावड़ा एंड कोलकाता के बीच में सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, मुरगन दानापुर के बीच में सिर्फ 2 सेंटीमीटर, पटना और कोलकाता के बीच में सिर्फ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी कि 40 किलोमीटर्स, बिकॉज 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर्स के इक्वल है। तो इन तीनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच 2 टाउन्स विल यू क्रॉस वाइल कमिंग फ्रॉम बेगूसराय टू दानापुर। अगर आप बेगूसराय से दानापुर आ रहे हैं तो कौन से 2 टाउन्स आप क्रॉस करेंगे? बेगूसराय से आप बोधगया आएंगे एंड देन मुरगन, तो यानी कि बोधगया एंड मुरगन वी विल क्रॉस टू रीच दानापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इज मुरगन लोकेटेड इन रिस्पेक्ट टू बेगूसराय। बेगूसराय के किस डायरेक्शन में मुरगन लोकेटेड है? तो बेगूसराय से नीचे की तरफ मुरगन है, नीचे की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ, तो यानी कि इन साउथ ऑफ बेगूसराय। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर मैपिंग योर वे। मैपिंग योर वे की मैं आपको एक क्विज़ करा चुकी हूँ ऑलरेडी, आप चाहो तो उसको देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी कराई है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी नीचे आपको कमेंट सेक्शन में, कि जैसे कि कार्टोग्राफर कौन होते हैं, मैप में स्केल क्या होता है, मैप क्या होता है, और जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी मैप के बारे में, जहाँ से हो सकता है 1 मार्कर्स बन जाए आपका 1-2 क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी, अगर देखना चाहे। बाकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं, कैन यू सी द पैटर्न, व्हाट विल कम नेक्स्ट। आगे बताइए क्या आएगा। ये देखिए पैटर्न पहले ऑब्जर्व करिए। एक बॉक्स आपको दिया हुआ है जिसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको 4 पार्ट्स में। ओके, देन 2 राउंड सर्कल्स हैं। ये सर्कल ब्लैंक है, पहले ये लेफ्ट ऊपर साइड कॉर्नर में है, फिर ये शिफ्ट होके इधर आ गया, राइट ऊपर साइड चला गया, फिर ये नीचे आ गया, अब ये इधर आएगा, जो खाली वाला सर्कल है यहाँ पर। ओके, जो फील्ड सर्कल है आपका भरा हुआ, जो ये यहाँ पे था, फिर इधर आ गया, फिर ऊपर चला गया नेक्स्ट वाले में, तो अब ये इधर आएगा जो फील्ड है पूरा। क्लियर है? तो नेक्स्ट ये शेप होगी आपकी।
ये चांसेस, इसके भी काफ़ी सारे ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आपका राइटिंग वाला आएगा। आपको टीचर 2-4 ये दे देंगे पैटर्न और कहेंगे कि अपनी कॉपी में बनाओ कि आगे कौन से 3 पैटर्न्स या 2 पैटर्न्स आएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है इन 2 चैप्टर से आपका राइटिंग वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, जो कि आप पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड करेंगे, मैपिंग योर वे और कैन यू सी द पैटर्न। बाकी डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट पैटर्न में आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर के आगे अंदर ट्रायंगल है। ओके, 4 साइड वाली चीज़ बाहर है, 3 वाली अंदर। फिर नेक्स्ट में 5 साइड बाहर है, पेंटागन है, अंदर 4 साइड है। फिर 6 साइड 5 साइड। तो क्या हो रहा है, बाहर भी एक साइड बढ़ती जा रही है, जो अंदर है, जो बाहर है आपका वो अंदर आ रहा है। देखिए बाहर यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर अंदर चला गया, यहाँ पे पेंटागन था, पेंटागन अंदर चला गया। तो ये तो क्लियर है कि नेक्स्ट में जो हेक्सागन है वो अंदर जाएगा। बाहर क्या आएगा, बाहर एक साइड ज़्यादा वाला वो आएगा, बाहर आएगा हमारा हेप्टागन, जिसमें कि 7 साइड्स होती है। ओके, तो इस तरीके से आप एक हेप्टागन बना देंगे। बी आपका ऐसे था, ये थोड़ा राइट साइड में घूमा, सीधे हाथ की तरफ आपका घूम के ऐसा हो गया, फिर लेफ्ट साइड में घूम के इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट ये क्या होगा, नेक्स्ट ये ऐसे जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट 2 पैटर्न्स आप देख लीजिएगा, मैं ये करा चुकी हूँ। ये एरो देख लो कैसे हैं, एंड देन नेक्स्ट वाला कि किस में आपका शेडेड है, कौन अनशेडेड है। नेक्स्ट इज रूल फॉलो करिए जिस तरीके से ए फॉलो कर रहा है और आगे इसको पैटर्न को कंटिन्यू करिए। ए पहला सीधा था ऊपर की तरफ इधर, फिर ये इस कॉर्नर में आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये नीचे कॉर्नर में चला गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर इस कॉर्नर में आ गया, फिर इधर, फिर ऊपर कॉर्नर में, फिर सीधा हो गया। तो ऐसे ही आर पहले सीधा था, फिर इस कॉर्नर में गया, अब ये ऐसे हो जाएगा, देन इस वाले कॉर्नर की तरफ फेस करके रहेगा, देन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, देन इस कॉर्नर में, देन यहाँ पर, फिर ऊपर, फिर बिल्कुल सीधा हो जाएगा कॉर्नर के बाद। ओके, सिमिलरली वी ऐसे था, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, अब इसका इस कॉर्नर की तरफ मुंह खुला होगा, फिर ये फिर इस तरफ, देन इस तरफ, फिर उल्टा, एंड देन उल्टे के बाद यहाँ पे ऐसे आएगा इस कॉर्नर की तरफ, फिर इधर, फिर ऊपर, एंड फिर ऊपर अगेन। ओके, तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द रूल एंड चूज़ द नेक्स्ट फिगर। रूल देखिए क्या चल रहा है और नेक्स्ट फिगर बताइए क्या होगा। ये सीधा था आपका, फिर ऐसे हो गया कॉर्नर में, फिर ऐसे हो गया सीधा। नेक्स्ट में अगर आप देखिए अब ये ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आपको एरो का एक पैटर्न दिया हुआ है, तो तीनों एरो के हम अलग अलग देखेंगे कैसे चल रहा है। पहले फर्स्ट एरो देखिए, पहले राइट हैंड की साइड फेस है, फिर लेफ्ट हैंड की साइड आपको पॉइंट कर रहा है, फिर राइट हैंड, तो इस बार ये लेफ्ट हैंड की साइड पॉइंट करेगा, इधर आएगा सबसे ऊपर वाला एरो। नीचे देखिए, नीचे 2 बार इसने राइट की तरफ पॉइंट किया, एक बार लेफ्ट, तो इधर भी ये लेफ्ट ही करेगा फिर से। ओके, थर्ड वाला देखिए, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, तो अब ये राइट करेगा, यानी कि ये होगा 2 एरो आपकी लेफ्ट की तरफ और एक राइट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ओके, ऐसे आप बाकी पैटर्न्स देख लीजिएगा इनमें। ऑब्जर्व द रूल ऑब्जर्व करिए और आपको बताना है कि इन द गिवन पैटर्न एंड मार्क द फिगर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल। कौन सी फिगर है जो कि रूल ब्रेक कर रही है। देखिए ये एंड लिखा, ये म्यूज़िक का साइन है वैसे तो, ये आपका ये ऊपर की तरफ था, फिर ये उल्टा हो गया, नीचे की तरफ हो गया, फिर ये सीधा हो गया, देन अगेन उल्टा, फिर सीधा हो गया, फिर यहाँ पे ये उल्टा होना चाहिए था। 180 डिग्री आपका जा रहा है, पूरा हाफ टर्न कर रहा है, तो यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ, तो ये फिगर आपकी रूल ब्रेक कर रही है। नेक्स्ट एक फुल स्लीव शर्ट है, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, यहाँ पे फुल स्लीव्स होनी चाहिए थी। आई थिंक ईजी है काफ़ी, इसको आप अपने आप देख लेना। आगे आते हैं स्टडी द पैटर्न। आपके इसमें सिर्फ पिक्चर पैटर्न नहीं है या फिर कुछ ऐसे कंप्लीटिंग द पैटर्न वाले ही नहीं है, कुछ नंबर पैटर्न्स भी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बताया हुआ है आपको एनसीईआरटी में कि 3 नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या है वो मैटर नहीं करता है। 24, 37, 19 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 + 24 + 19। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 + 19 + 37, डजेंट मैटर। 3 नंबर अगर है, 2 भी अगर है, तो आगे पीछे आप इनको एडिशन में कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप सेकंड में 34 + वॉट + 10 = 26, 10 + वॉट। तो दोनों तरफ नंबर सेम होने चाहिए एडिशन में। तो इधर 34 है, इधर 34 नहीं है, तो ब्लैंक में 34 आएगा। ओके, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 26 इधर है, इधर नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 26 आएगा इस ब्लैंक में। नेक्स्ट इधर 400 इधर नहीं है, तो इस ब्लैंक में 400 आएगा आपका। यहाँ पर 300 आगे लिख दीजिए, 600 बाद में, 600 पहले 300 बाद में भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप 4th पैटर्न कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज 1 × 1 1 होता है, 11 × 11 1 2 1 होता है। 1 1 1 × 1 1 1 बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, 111 × 111 आपका होगा 1 2 3 2 1। कहने का मतलब है कि जितने आपके 1 हैं 1 2 3 में आप उतने ही नंबर तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं कहूँ 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स इंटू 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स, क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6
6 तक गया, फिर वापस 1 तक आइए 6 के बाद 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये आपका इसका आंसर होगा। समझ गए आप किस तरीके से 1 जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं अगर आपका सारे प्लेसेस पर 1 है। यहाँ पर ये कह रहा है 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ पर क्या होगा तो ज़रूर यहाँ पर 4 बार 1 आया होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ 1 + 3, 2 × 2 होता है 1 3 5। अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करें स्टार्टिंग से 3 × 3 होता है। इसमें क्या होता है कि जितने आपके ऑड नंबर्स हैं, सपोज करिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऑड नंबर्स हैं तो 4 × 4 इसका आंसर होगा। अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, जैसे यही आंसर मैं बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो इसका आंसर 10 × 10 यानी कि 100 होगा। चाहे तो आप ऐड करके देख लीजिए, इनका आंसर 100 ही आएगा। 7 × 7 किसका आंसर आएगा जब आपके 7 ऑड नंबर्स होंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड 13, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यस, तो इनका आंसर होगा 7 × 7। ओके, सो ये आपका पैटर्न हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स आपको लिखने हैं और 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मल्टीपल मतलब होता है टेबल, आप 3 की टेबल लिख दीजिए, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, ये पहले 5 मल्टीपल हो गए। ऐसे आप सबकी टेबल लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स। चलिए 4 और 6 के निकालती हूँ मैं, 2 3 आप अपने आप कर लेना। 4 के मल्टीपल्स देखिए क्या होते हैं, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 28। अभी यहीं तक रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे लिख लेंगे। 6 1 = 6, बस यहीं तक लिखते हैं अभी। ओके, चलिए अब कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं इनमें क्या है। सबसे पहले 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 नहीं है, 12 दोनों जगह, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 12। सेकंड 16 नहीं, 20 नहीं, 24 दोनों जगह, 2 मिल गए हमें, एक और चाहिए तो आगे टेबल और बढ़ा दीजिए, 28 के बाद आएगा 32 देन 36, तो 36 भी दोनों जगह है, तो 12 24 एंड 36। होता यूँ है कि अगर आपको पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो बाकी उसी के ही फैक्टर्स, उसी के ही मल्टीपल होते हैं। 12 2 = 24, 3 = 36। अगर मैं आपसे पूछूँ फोर्थ मल्टीपल क्या होगा तो फोर्थ मल्टीपल होगा 12 4 = 48। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। 8 के फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स का मतलब होता है कि 8 किसकी टेबल में आता है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बच्चे जनरली मल्टीपल्स और फैक्टर्स में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो 8 सबसे पहले तो 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, सबकी टेबल 1 की टेबल में सभी आते हैं, तो 1 इसका फैक्टर होगा। 2 की टेबल में 8 आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4, उसके बाद सीधा ये 8 की टेबल में आता है, तो इसके 4 फैक्टर्स होंगे। ओके, अगर मैं बात करूँ 17 की, 17 1 और 17 की टेबल में आता है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, एक और खुद ही सिर्फ की ही टेबल में आते हैं और वो किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे 20 की बात करें तो ये 1 2 4 5 एंड 10 एंड 20, तो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं इसके। और जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं, एक में और अपने में तो आएंगे ही, 1 और 20 में तो आ ही रहा है, बाकी की टेबल में भी आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट और प्राइम भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो 19 कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज ये सिर्फ 1 और 19 की टेबल में आता है। 15 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 और 15 के अलावा 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर है एंड दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर जो किसी और की टेबल में आ जाए। ओके सॉरी, तो जो किसी की टेबल में ना आए अपने और 1 के अलावा, दैट इज़ प्राइम, अगेन आई एम टेलिंग यू, और जो किसी की टेबल में आ जाए दैट इज़ कॉम्पोजिट। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 12 और 18 ले लेते हैं। 12 किसकी टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 किसकी टेबल में आता है, 1 2 3, उसके बाद 3 6 = 18, उसके बाद 6 4 और 5 में नहीं आता, 6 3 = 18, 9 2 = 18 एंड 18। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे दोनों के, देखिए 1 2 3 एंड 6, तो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। ये तो उसने सारे कॉमन फैक्टर्स पूछे, अगर वो पूछे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 6 होगा। नेक्स्ट इज मेक फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनता है, कोई भी नंबर सपोज करिए हमने 60 लिया, 60 आपको जिसकी भी टेबल में पता हो आता है। जैसे आपको याद होगा 10 6 = 60 होते हैं, तो आपने 10 और 6 लिख दिए, 10 6 = 60। अब 10 भी किसी की टेबल में आता है, 2 5 = 10, 6 आता है, 3 2 = 6, लेकिन अब लास्ट में 2 5 3 2 किसी की टेबल में नहीं आते अपने और 1 के अलावा, तो यहाँ पे आपका फैक्टर ट्री एंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका फैक्टर ट्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं।
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 5 एंड 8। आप 6 के सारे मल्टीपल्स लिखिए, 5 के सारे मल्टीपल्स लिखिए, अप टू 10, 8 के सारे मल्टीपल्स लिखिए, और फिर देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 6 और 5 6, 5 और 8 तीनों की टेबल में आ जाता है। एक तो ये तरीका है। एक स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है। अगर आपको ये सिखाया हुआ स्कूल में, आप तभी अप्लाई करेंगे इसको। 6 के फैक्टर्स करिए, 2 3 आर 6। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स बताए हुए हैं 5, 5 1 आर 5 एंड 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 आर 4 2 आर 8। ये कॉमन ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है। उसके बाद जो एलसीएम होता है आपका 2 लेंगे हम सबसे पहले, बिकॉज आपको 2 दिखाई दे रहा है फैक्टर्स में। 2 वहाँ से लेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पर है? 8 के पास है, तो ये हमने 2 ले लिया। फिर इसका 2 हम नहीं लेंगे, 2 2 2, तो 3 2 आ गए नीचे। उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 इसी के पास है, सिर्फ यहीं पे सबसे ज़्यादा है, तो आपने 3 ले लिया। देन 5 आपको दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पर है, आपने 5 ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 आर 4 2 आर 8 3 आर 24 24 5 आर 120, यानी कि 120 इसका पहला कॉमन मल्टीपल होगा। ओके, ये एलसीएम निकालने का तरीका है। नेक्स्ट इज, राहुल ने डिसाइड किया कि वो उसके गैराज में एक उसके पास 3 फीट की लंबी टाइल्स हैं, 4 फीट 5 फीट, और उसको टाइलिंग करनी है पाथ को बिना काटे। तो आप बताइए लेंथ कितनी होगी पाथ की। तो पाथ की लेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। इसके लिए आपको 3 4 एंड 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको पता होगा 3 4 एंड 5। एक तो तरीका ये, आप तीनों के फैक्टर्स लिख लीजिए, सॉरी मल्टीपल्स लिख लीजिए, जो भी तीनों में कॉमन है वही इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका जैसे मैंने बताया, 3 के फैक्टर्स होते हैं 3 1 आर 3, 4 के होते हैं 2 2 आर 4, 5 1 आर 5। तो ये 2 ले लीजिए, 2 इंटू 2, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा है, 3 सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो इंटू करेंगे तो वही रहेगा, एंड 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60, यानी कि पाथ जो है वो 60 फीट लंबा है। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके सारे क्वेश्चंस थे फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स। आई एम श्योर तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनके 1 मार्कर्स करने हैं, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं, 1 मार्कर्स नहीं कराए। जैसे इसमें काफ़ी सारे बन सकते हैं आपके, जो लास्ट चैप्टर है आपका कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कौन सा आपका पहला प्राइम नंबर है, कौन सा पहला कॉम्पोजिट नंबर है। इसके लिए आप प्लीज़ इस चैप्टर की जो हमारी क्विज़ वाली वीडियो है उसको देख लो, क्योंकि शॉर्ट आंसर सारे उसी में मैंने कराए हुए। अब दोबारा उनको रिपीट कराने का कोई मतलब है नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।